अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। और आजकल रमज़ान चल रहा है, सो आपके रोज़े सही जा रहे हैं। यू आर वेल एंड हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट, नॉट ओनली फिज़िकली बट ऑल्सो स्पिरिचुअली। इंसान के को ये जो रमज़ान है और जो रोज़े हैं, इसके अंदर ना सिर्फ उसको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन करने का मौका मिलता है, बल्कि उसकी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ जो रूह है उसको भी बेहतर करने का मौका मिलता है। आई होप यू आर फॉलोइंग एथिक्स। ख़ासतौर पे रमज़ान तो महीना ही एथिक्स का है, तो जो हमारा कोर्स है बड़ा अच्छा हुआ है कि दरमियान में रमज़ान आ गया है। रमज़ान इज़ मंथ ऑफ एथिक्स। आपने सच बोलना है, ऑनेस्टी के साथ रहना है, अच्छे काम करने हैं। तो अपने जो रूह है उसको रिवाइव करने का एक मौका मिलता है। तो जो आपको इधर उधर आपको टालने वाला या इधर उधर आपको दूसरी गलत राह दिखाने वाला शैतान होता है, वो भी बंद होता है। तो इट्स ऑल अप टू यू। यू कैन चेंज, यू कैन डू वट एवर यू वांट। टोटली आप अपने ब्रेन और अपनी जो रूह है उस पर डिपेंड करते हैं। देयर इज़ नो बडी एल्स जो आपको गलत राह की तरफ ले जा सकता है। तो दिस वाज बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने 4 वीक्स पढ़ ली हैं, और नाउ द 5th वीक विल स्टार्ट फ्रॉम 11th मई। हमारा 13th लेक्चर है, और द नेम ऑफ द लेक्चर इज़ ग्लोबल इश्यूज़। इससे पहले आप लोगों ने टीम वर्क और इंजीनियरिंग इन सोसाइटी, इन्वायरमेंट, एथिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिलीजियस पर्सपेक्टिव और ऑनेस्टी और ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने सारी पढ़ ली हुई हैं। अब वी गोइंग टुवर्ड्स द एंड। अब हमारे कुछ ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल इश्यूज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये एक टॉपिक है। इसी हफ्ते हम कल ट्यूसडे को हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जो पर्सपेक्टिव्स के बारे में है। फिर और मॉरल लीडरशिप के बारे में है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड मॉरल लीडरशिप। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारे पे बस आखिरी 2 टॉपिक रह जाएंगे। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीज़ क्या होते हैं, और एक कंप्यूटर एथिक्स और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। So let's start today's lecture about global issues and or you can say global perspectives. Again, the slides I have taken from Professor K.M. Casino, the Ohio State University professor from the Department of Electrical and Computer Engineering. Um, so let's go forward. What are global issues? Global issues जो हैं वो क्या क्या हैं? Global issues, world wide impacts. अब आप देखें कि the world is moving, in fact it has already moved towards globalization. और ख़ास तौर पे आजकल जब लॉकडाउन हुआ है तो हमें अंदाज़ा हुआ है वी आर इन ग्लोबलाइजेशन। हम किस तरह से यहाँ बैठ कर वी आर टेकिंग लेक्चर्स, और किस तरह से ये जो इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स है, दिस टेक्नोलॉजी, इट हैज़ बेसिकली श्रैंक द वर्ल्ड। हम यहाँ बैठ के विद इन फ्यू मिनट्स वी कैन टॉक टू एनी बडी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि द वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग। जहाँ पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना और एक जगह से दूसरी जगह बात करना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई देर लगती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वहाँ अब इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स। लॉन्ग टाइम पीरियड्स वी आर लर्निंग अबाउट दिस के जो टाइम पीरियड्स हैं वो किस तरह से हैं। क्रॉस कल्चरल, मल्टी नेशनल, real impacts is going to be is doing engineering the same here as everywhere else. तो बेसिकली क्रॉस कल्चर और मल्टी नेशनल इन्वायरमेंट्स में काम करने का मौका मिल रहा है। जो आप बाहर जाते हैं, अब डिफरेंट डाइवर्स किस्म के लोग आए होते हैं, उनके साथ आप अपने इंजीनियरिंग फर्म्स में काम कर रहे होते हैं। प्लस इंजीनियरिंग जो है वो भी अब कोई एक जगह पे एक जो डिज़ाइन है वो किसी एक जगह पे काम करने वाली चीज़ नहीं रह गई। पहले जिस तरह से जब शुरू में कंप्यूटर चिप बनी, शुरू में इंटरनेट बना, तो इट वाज जस्ट इन द यूएस, नो अदर कंट्री हैड इंटरनेट, बट देन थ्रू ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड, और अब हर मुल्क में वो इंटरनेट है। इस तरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इनिशियली दे वर इन जस्ट वन कंट्री एंड देन इट स्प्रेड टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन हर कंट्री में उसका इम्पैक्ट फ़र्क है। एंड दैट व्हाट एज एन इंजीनियर यू शुड नो। और ये जो पूरी स्लाइड्स हैं, ये पूरा चैप्टर है, ये इस चीज़ के बारे में है कि व्हाट इफेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑन इंजीनियरिंग।
Now if you come to relevance to engineering, broad thinking engineering design process is essential. ठीक है, अब इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है वो अगर आपने किसी एक माशरे के लिए, किसी एक फील्ड के लिए, किसी एक छोटे से सिस्टम के लिए बनाया है, उसके लिए आपको जब बनाते हुए आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ब्रॉडली कि ये जब ग्लोबलाइजेशन में जब ये चीज़ फैलेगी, जब ये डिज़ाइन बाकी मुल्कों में जाएगा तो हाउ इट विल इफेक्ट. So broad thinking on the design, on its implementation is very necessary. Engineering is naturally cross-cultural. For example, students आजकल जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आते, लेकिन एक वो वक्त था जब मैं यूईटी लाहौर में पढ़ा था, तो देवर मैनी डिफरेंट द स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशनैलिटीज़. मेरे साथ जॉर्डन, मालदीव्स, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबियन, यमन, ईरानियन, कई डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़े होते थे. यहाँ तक कि एक स्टूडेंट था जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, ही वॉज वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर. ही वॉज फ्रॉम फिजी आइलैंड. फिजी आइलैंड न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है, फिजी आइलैंड. ही वॉज अ मुस्लिम फ्रॉम दैट कंट्री, और उसको कुछ स्कॉलरशिप मिला था इस्लामिक OIC कंट्रीज़ का, कुछ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का या किसी का स्कॉलरशिप मिला था, और उसके ऊपर यूईटी लाहौर पढ़ने आया हुआ था. सो सिमिलरली आजकल अब वो नहीं है पाकिस्तान में, खासतौर पर टेररिज्म के बाद थोड़ा सा इंटरनेशनलाइजेशन कम हो गई. लेकिन जब आप बाहर मास्टर्स करने या PhD करने जाएंगे, यू विल गेट टू सी सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स. एंड इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट कल्चर्स, और हर बंदा अपने कल्चर से एक डिज़ाइन आइडिया, एक मेथडोलॉजी, एक सिस्टम लेके आया होता है. And when they all these diverse people combine, they bring up a broad design of engineering principles and engineering technology. Impact on engineering profession is unfolding, right? Technology, अच्छा, जब हम क्रॉस कल्चर और मल्टी कल्चर बात करें तो then we have to think about technology transfer. What is technology transfer? Technology transfer is moving technology to a new location and implementing it there. हार्डवेयर, इट कैन बी हार्डवेयर और टेक्निक. एक टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है अमेरिका में, उसको अब बातचीत हुई और उसको यहाँ पे बुलाने की बात हुई, तो उसको अब इम्प्लीमेंट करना है पाकिस्तान में, तो उसको अब पाकिस्तान लेके आना है. तो यू मस्ट नो कि वो ये न्यू लोकेशन है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना उसका हार्डवेयर और उसकी टेक्निक और यहाँ की कल्चर के हिसाब से. तो यू मस्ट लर्न अबाउट दिस कल्चर एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स बिफोर ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी इनटू पाकिस्तान. Engineers need to be cross-cultural, social experimenters. आप एक टेक्नोलॉजी ले जाएं जो बीफ कटिंग मशीन हो और बड़े ज़बरदस्त मशीन हो, और उसको आप इंडिया ले जाएं और जाकर कहें मोदी से जी के ये बाय कर लें, वो तो आपको जेल में बंद कर देगा कि जी आप बीफ कटिंग मशीन मेरे पास लेके आए हैं. इसी तरह आप वाइन सेलिंग यार्ड्स या वाइन सेलिंग टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान या सऊदी अरब ले जाएं कि जी ये इसको इम्प्लीमेंट कर. Muslims don't drink. Muslims, वो of course they will put you in jail. They'll say कि तुम्हें पता नहीं है कि क्रॉस कल्चरल सोशली क्या हमारे यहाँ नॉर्म्स हैं, एंड व्हाट आर यू ब्रिंगिंग हेयर टू सेल, और किस कंट्री में क्या चीज़ सेल करेगी क्या नहीं करेगी. ठीक है, आप क्रॉस जब टेक्नोलॉजी कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे एक अदर बैरियर्स अदर देन नॉर्मल बैरियर्स इज़ द लैंग्वेज प्रॉब्लम. The Arab countries like their TV and mobile phones and other technologies to be configured in Arabic. तो वो अगर आपने अरबिक लैंग्वेज कन्फिगर की होगी तो वो टीवी के मेन्यू में जाकर वहाँ पे कन्फिगरेशन जाके वो अरबिक मेन्यू में कन्फिगर करके देखते हैं. सिमिलरली दे वांट मोबाइल फोन्स टू बी टेक्सटिंग इन अरबिक. इस तरह पाकिस्तानी जो अक्सर वो उर्दू में टेक्सटिंग करते हैं. दे वुड लव कि जी कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी मोबाइल में कोई ऐप ऐसी हो जो हम उर्दू में टेक्स्ट कर सकें. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रियलाइज़ कि टेक्नोलॉजी जब आप एक जगह से दूसरे लेके जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. एक टेक्नोलॉजी जो ठंडे इलाके में काम करती है उसको आप गर्म इलाके में जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर चेंज लाना पड़ेगा. इंजीनियर्स नीड टू बी क्रॉस कल्चरल सोशल एक्सपेरिमेंटर्स. अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफ़र एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोस्ट सूटेबल टेक्नोलॉजी. सोशल कल्चरल वैल्यू फैक्टर्स प्ले ए की रोल. तो ये चीज़ों का देखने की ज़रूरत है. अच्छा, वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के क्या फीचर्स होंगे, स्केल, वो टू बिग स्टार्ट स्मॉल, कि क्या वो बहुत बड़ा जाके आप इम्प्लीमेंट वो टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री लगाएंगे, या वो स्मॉल से स्टार्ट होगी. टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स
फॉर एग्जांपल फॉर सेफ्टी के वहाँ के लोगों में वो उनको हम टीच कर सकेंगे? कोई टेक्नोलॉजी, एक सैमसंग अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आ रही है, पहले वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लोकल लोगों को सिखानी पड़ेंगी, और क्योंकि पूरी पूरी टीम तो नहीं वहाँ से कोरिया से या जापान से लेके आ सकते। मटेरियल्स एंड एनर्जी, क्या वहाँ पर जो मटेरियल्स और एनर्जी रिक्वायर्ड है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, क्या उस मुल्क में, उस इलाके में वो उसकी कॉस्ट वो अवेलेबल, पहली चीज़ अवेलेबल है, और क्या उसकी कॉस्ट अप्रोप्रिएट है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे बन जाएगी आसानी के साथ। वहाँ उस मुल्क में अगर लेट से कि आपकी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वाटर है, और आप सूडान या किसी ऐसे कंट्री में चले जाते हो जहाँ पे सबसे कम जो चीज़ पाई जाती है वो पानी है, पानी, वाटर इज़ वेरी स्कार्स, देन हाउ वुड योर टेक्नोलॉजी वर्क? ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट ऑल दीज फैक्टर्स, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी, वाटर, ह्यूमन वैल्यूज़, एक्सेप्टेबिलिटी टू एंड यूजर्स, कि वहाँ पे जहाँ पे जाके आप टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री लगा रहे हो वहाँ पे एंड यूजर्स क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। जैसे मैंने आपको वाइन की एग्जांपल दी कि अगर वाइन की बहुत बड़ी कंपनी ला के पाकिस्तान में लगाएं तो यहाँ के एंड यूजर्स वुड नॉट एक्सेप्ट इट। इनफैक्ट हमारे ब्रदर जमाती जाकर तोड़ फोड़ करके फैक्ट्री तबाह कर देंगे। ठीक है जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी आगे क्या सिर्फ 2 साल 4 साल के चलानी, या इट इज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू कम एंड वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लास्ट करेगी, इट हैज़ ए सस्टेनेबिलिटी। इम्पैक्ट ऑन लोकल जॉब्स एंड इकोनॉमी किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं, लोकल लोग हैं, वो आपकी उस चीज़ों की टेक्नोलॉजी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोनास है, पेट्रोनास ये ऑयल निकालती है, तो उसने सूडान में एक बहुत बड़ी ऑयल फील्ड लगानी थी, तो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई थी, सूडान के पास तेल था बट दे हैड नो इंजीनियरिंग डिज़ाइन और कंपनी, दे हैड नो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू टेक आउट द ऑयल। तो पेट्रोनास ने कहा कि हम आपकी कुछ ऑयल फील्ड्स को हम आप जाकर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब पेट्रोनास जो है वो ऑफ शोर ऑयल निकालता है, वो पानी वो समुंदर में से जो है वो तेल निकालता है पेट्रोनास। सूडान में उसको ज़मीन में से निकालना था, दे हैड टू चेंज द टेक्नोलॉजी टू गो ओवर देयर। फिर वहाँ के लोकल लोगों को उसने देखा कि वहाँ के लोकल लोगों को वो पूरी की पूरी टीम मलेशिया से तो नहीं जा सकती थी, तो वो लोकल लोगों को पार्टिसिपेट करवाना था। तो क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को 500 पर ईयर सूडानीज़ को स्कॉलरशिप्स दिए कि वो मलेशिया आकर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास में पढ़ें। वो वहाँ से फ्री पढ़ के गए और इंजीनियरिंग की तालीम लेकर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और वापस जाकर जो वहाँ पर उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई थी वहाँ जाकर एडजस्ट हो गए, क्योंकि उनकी जॉब्स भी सिक्योर थी उसके साथ। सो यू हैव टू थिंक ऑफ द बिग डिज़ाइन, दैट हाउ द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी विल बी ट्रांसफर्ड। भोपाल डिज़ास्टर जो अभी पहले जिक्र भी हुआ था, भोपाल डिज़ास्टर क्या था, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और दुनिया में तब तकरीबन तमाम एथिक्स इन इंजीनियरिंग की बुक्स के अंदर ये एग्जाम्पल दी जाती है, और इसको जगह जगह जब भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले निकाल कर भोपाल डिज़ास्टर की एग्जाम्पल ली जाती है। क्या कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ये केमिकल की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, बेस्ड इन यूएस, और ये तकरीबन 37 ममालिक में इन्होंने लगाई हुई थी अपनी टेक्नोलॉजी, जिसमें से एक इंडिया भी था। ऑन December 3, 1984, a leak and overheating in a storage tank in Bhopal, India occurred. Tank contained methyl isocyanate. Methyl isocyanate is a very dangerous chemical, a toxic ingredient used in pesticides. Methyl isonate MIC burns any moist part of the body. अब इंसान के अंदर 95% ज़्यादा क्या है, पानी है, मॉइस्चर है। So it burns any moist part of the body, scalding throats, nasal passages, blinding eyes and destroying lungs. तकरीबन मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक या अजियत वाली मौत हो सकती है ना, ये वो आपको देती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। Within an hour, the leak exploded in a gush that sent 40 tons of MIC into the atmosphere. The worst industrial accident in history. और वो एक बहुत बड़ा टैंक था जिसके अंदर 40 टन ऑफ MIC थी, और वो पहले लीक होती रही, और लीक के बाद एकदम से वो एक्सप्लोड हुआ एंड ऑल द केमिकल वेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। और कितना, 40 टन ऑफ MIC। क्या हुआ, 500,000 5 लाख
people were exposed. 2500 to 3000 deaths within a few days. चंद दिनों में ही 2,500 से 3,000 लोग मर गए. 10,000 पर्सनली डिसेबल्ड हो गए. 1 लाख से 2 लाख इंजर्ड हो गए. एग्जैक्ट फिगर्स अभी तक डिस्प्यूटेड हैं, सही तरह मालूम नहीं है. और जब 10 ईयर्स बाद जब ये सब इसकी तहकीक हुई, उसके बाद फैसला हुआ कि इन लोगों को कोई ना कोई फाइनेंशियल रिलैक्सेशन या मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा, तो उस वक्त 12,000 डेथ क्लेम्स आए. यानी कि शुरू में जो कहा जा रहा था कि 2,500 से 3,000 लोग मरे हैं वो गलत था. बाद में क्लेम के लिए 12,000 लोग आए, 12,000 डेथ्स हैं. और इंजरी के लिए शुरू में जो 1 लाख 2 लाख के क्लेम थे, वो बाद में जब वो उन्होंने क्लेम पे आए लोग, तो वो 8,70,000 थे. तो इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स. The night of death is, somebody said, in Bhopal. 2001 victims' families received compensation from Union Carbide, about $600 each की compensation दी गई. और अभी तक 2003 तक still outstanding claims जारी हैं. Causes of the disaster क्या है कि extremely relaxed safety procedures, gross judgment errors by local plant operators, पॉसिबल सैबोटाज विद अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. और ये था कि कोई शायद सैबोटाज भी किया हो, लेकिन उनको ख्याल नहीं था कि इतना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा. लेकिन शायद थोड़ा बहुत कोई वहाँ के वो होते हैं ना यूनियन के लोग, या कोई लोग जो नुकसान पहुँचाना चाह रहे हो, या आसपास दूसरी फैक्ट्री के लोग, तो सैबोटाज का भी चांस हो सकता है. तो एक तो ये कि वेरी रिलैक्स सेफ्टी प्रोसीजर्स थे, और जो लोकल प्लांट ऑपरेटर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी टेक्निकल स्किल्स फेड हो गई हुई थी, और सैबोटाज की भी रिपोर्ट्स थी. ग्रेटर सेंसिटिविटी टू सोशल फैक्टर्स वाज नीडेड इन ट्रांसफरिंग केमिकल टेक्नोलॉजीज. अब जब यूएस ने ट्रांसफ़र किया तो दे शुड हैव बीन एक्सट्रीमली सेंसिटिव. उनको ऐसी बस इतना ख़तरनाक केमिकल ऐसी इंडिया को नहीं पकड़ा देना चाहिए था. दे शुड हैव हैड ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे शुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्ग अबाउट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर वुड हैव बीन लेसन्ड if Union Carbide had used smaller tanks to store MIC. इंस्टेड के वो जो एक बड़ा टैंक जिसके अंदर तमाम MIC स्टोर हो रही थी, उसकी बजाय अगर वो छोटे छोटे टैंक्स बना लेता, किसी एक में अगर लीकेज होती तो एक छोटा टैंक फटता ना, तो जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, जो 40 टन ऑफ MIC लीक हुई, तो हो सकता है कि चंद फ्यू किलोज ऑफ MIC लीक होती. और अब करते भी ये, अब फ्रांस में बल्कि उन्हें रिक्वायरमेंट है कि जो भी खतरनाक मटेरियल होगा, जो भी इंतहाई जो इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, ये उनकी गवर्नमेंट का कानून है, वो किसी बड़े टैंक में कभी भी स्टोर नहीं हो सकता. क्योंकि द बिग टैंक इज लाइक अ बॉम्ब, इट्स लाइक एन एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब. स्मॉल टैंक्स आर लाइक स्मॉल बॉम्ब्स, लाइक ग्रेनेड्स. कोई एक फट भी जाए तो खैर है, ठीक है जी. तो दिस इज, ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, दिस इज व्हाट इंजीनियर्स डू. और ये ICSL लोगों ने सीखा भी है, लेकिन ये सोच है इंजीनियर्स की कि भाई आप इतने बड़े टैंक में इतना खतरनाक मटेरियल आप क्यों डाल रहे हैं, आप छोटे छोटे टैंक्स में डाल दें, ठीक है. दैट वुड लेसन, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो वो एक ही टैंक फटेगा, बाकी टैंक्स उससे इतना बड़ा हादसा नहीं होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड, एक और क्या मसला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड भोपाल टू बी ऑपरेटेड इंटायरली बाय इंडियन वर्कर्स. वो उन्होंने इलेक्शन जीतना होता, पॉलिटिकल डिसीजन था. उन्होंने कहा जी कि हमें कोई फॉरेन वर्कर्स नहीं चाहिए, हमें ये पूरा जो है ना प्लांट ये इंडियन वर्कर्स से चलाना. अब जब लोकल आप वर्कर्स लगा देते हैं और ऊपर कोई देखने वाला नहीं होता, तो फिर डिजास्टर ही होता है. यूनियन कार्बाइड इन द बिगिनिंग स्पेंट मच ट्रेनिंग इंडियन वर्कर्स. शुरू में तो उन्होंने बहुत पैसा लगाया और बहुत तरीके के साथ इंडियन वर्कर्स को ट्रेन किया. लेकिन यूनियन कार्बाइड इनिशियली हैड US engineers make site visits for safety inspections. But in 1982, financial pressures led Union Carbide to relinquish its supervision of safety at Bhopal. और ऐसा लेकिन उन्होंने अपने जो बड़े इंजीनियर्स भेजते थे वो उन्होंने भेजने बंद कर दिए. उन्होंने लोकल लोगों को सिखा दिया, लोकल लोगों ने आगे से अपने लोगों को सिखा दिया. वो जो वो कहते हैं किसी कान में कोई बात करो तो वो बात कुछ और कहते हैं, वो आगे से आगे जब बात पहुंचती है तो वो पता चलता है कि जी ओ कोई गल नहीं, ये उनको पता भी नहीं होता कि ये सेफ्टी प्रोसीजर लगाया क्यों गया था. वो उसको रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद डिजास्टर्स हैपन. इन द फॉलोइंग 2 years सेफ्टी प्रैक्टिसेस इरोडेड, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज़. बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्प्लॉइज़ हायर कर लिए थे. यूनियंस जब आ जाती हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तो वो फिर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को लगाना शुरू कर देती हैं. फेलियर टू प्रॉपरली ट्रेन न्यू एम्प्लॉइज़, लो टेक्निकल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द लोकल लेबर पूल. Plant moved from US safety standards to lower Indian standards. By 1984, several extreme hazards and many smaller ones were present. Lesson: be very careful in dealing with transfer of dangerous technologies.
to other countries. It requires years of diligence and financial commitment. Okay. अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, वो है स्वीट शॉप्स. स्वीट शॉप्स क्या होती हैं? अब आप सुनेंगे लोग जी ये तो कैंडी शॉप्स हैं, ये जाकर बस जाकर टॉफ़ियाँ खरीदने वाली दुकानें. नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी है स्वीट शॉप्स. मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट इंजीनियर्स हेल्प सेटअप एंड ऑपरेट. और ये इंजीनियर्स करते हैं, ये गलत काम जो है ना, ये कभी कभार इंजीनियर्स करते हैं. द रेस टू द बॉटम, ये टर्मिनोलॉजी क्या है? ये आपकी वर्कशीट के. आई वांट यू टू फाइंड आउट व्हाट इज रेस टू द बॉटम. व्हाई स्वीट शॉप्स अकर. प्रॉब्लम्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वर्किंग कंडीशंस, environmental standards, freedom of association, fair wage. Improve all these, then need to employ fewer people. But the sweet shops out of business went there in the first place to save money, and the sweet shop would normally help the community. Sweet shops क्या है कि वो लोग जो qualified नहीं है, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप अपनी कंपनी का छोटे छोटे काम आप अपने कि जी यार ये सिंपल सिलाई मशीन चलानी है, या अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसके अंदर कोई स्यूइंग का काम है, कोई छोटे से सिंपल पेस्टिंग का काम है, ग्लूइंग का काम है, वो आप कम्युनिटी के अंदर गरीब लोगों में वो काम बांट देते हैं, जो बहुत मिनिमल पे के ऊपर बहुत सस्ते दामों वो आपको काम करके दे देते हैं. और उनके बंदे भी बेशुमार होते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम होता है जिसके लिए कई 100 लोग रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो एक जमे गफीर लोग उन्होंने मिलकर काम करना होता है. उसके लिए अगर वो उन सबको एम्प्लॉय करेंगे तो इतनी वो फिर उन लोगों को उस हिसाब से सैलरी दे सकेंगे, क्योंकि हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है कि मिनिमम सैलरी क्या होगी, मिनिमम वेज की डेफिनेशंस होती हैं, टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनीज़ की, फिर उनको मेडिकल अलाउंसेस देने होते हैं, उनको परमानेंट रखना होता है, बाद में उनको पेंशन्स देनी होती हैं, उनको डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस और उनके वहाँ पे बैठने की जगह और ये सब चीज़ें. तो क्या करते हैं इंजीनियर्स कहते हैं यार लेट्स क्रिएट सम स्वीट शॉप्स. ये जो काम है, ये जो हज़ारों लोगों के करने काम है, ये हम इतने लोगों को एम्प्लॉय तो नहीं कर सकते, तो स्वीट शॉप्स में जाके ये काम दे देते हैं, और वहाँ पे गरीब लोग आएंगे, वो सस्ते दामों करके हमें चीज़ पकड़ा देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी डिज़ाइन करनी है, गाड़ी के अंदर जो लेदर सीट्स लगनी है, लेदर सीट्स बनाने के लिए कंपनी में मैं इतने बंदे क्यों रखूँ? वो स्वीट शॉप पे 2 बंदे को वो वहाँ पे कई 100 बंदे बैठे होंगे, धड़ लेदर सीट्स जो है वो सी देंगे और हमें यहाँ पहुँचा देंगे. ठीक है, ये आपकी वर्कशीट का हिस्सा भी है कि स्वीट शॉप्स क्या होती हैं, रेस टू द बॉटम क्या होता है. आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट. ओके. engineers moral responsibility at a global scale. When in Rome, do as the Romans do. ठीक है जी. This can excuse horrors, safety environment, ethical absolutism. One detailed worldwide set of rules possible? No, not likely. कोई एक रूल जो अमेरिका में चलता हो, जो एक लॉ जो अमेरिका में हो, वो होता है पाकिस्तान में ना हो. पाकिस्तान में होता कोई लॉ हो जो अमेरिका में ना हो. ठीक है. इज इंजीनियरिंग एथिक्स द सेम एवरीवेयर? नो. इंजीनियरिंग एथिक्स भी फ़र्क है हर इलाके में, उनके मज़हब, कल्चर और उन चीज़ों के हवाले से. जापान प्रोफेशनलिज्म, मॉरल ऑटोनॉमी. एल सल्वाडोर व्यूज़ ऑन केसेस सच एज ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म. जापान के अंदर ब्राइबरी और नेपोटिज्म का मसला नहीं है, लेकिन एल सल्वाडोर के अंदर ब्राइबरी और नेपोटिज्म का मसला है. एथिकल रिलेशनलिज्म, एथिकल प्लूरिज्म, all things considered in the current context, many moral perspectives acknowledged. Degree of safety, for example, workplace, reductions of cost of manufacture, international human rights creates constraints, perhaps. International human rights क्या? Rights of freedom of physical movement, right to ownership of property, right to freedom from torture, right to a fair trial, right to non-discriminatory treatment, right to physical scrutiny, right to freedom of speech and association, right to minimal education, right to political participation, right to subsistence. तो ये सब डिफरेंट राइट्स हैं जिसके अंदर वुमेन राइट्स, इंजीनियरिंग राइट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल है. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं जो यूएन ने डिक्लेयर किए हैं. कॉर्पोरेशंस प्रमोटिंग मॉरली जस्ट मेजर्स. कॉर्पोरेशंस कुड सीक टू प्रमोट द कॉमन गुड. ठीक है जी. वो रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स इन एवरी कंट्री. यूटिलिटेरियनिज्म पर्सपेक्टिव को उनको अपहोल्ड करना चाहिए. प्रमोट मॉरली जस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज. व्हाट इज़ अ फेयर वेज? एक फेयर वेज होती क्या है? हर कंट्री के अंदर डिफरेंट है. इंग्लैंड के अंदर डिफरेंट है, अमेरिका के अंदर डिफरेंट है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है. एज इन होस्ट कंट्री कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन, कई जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन होती है. एज इन ओरिजिन कंट्री एक्सॉर्बिटेंट. ठीक है. समवेयर इन बिटवीन लिविंग वेज. हर एक का जो लिविंग वेज है वो हर मुल्क के हिसाब से उसकी इकॉनमी पे डिपेंड करती है. नेपोटिज्म, इज इट ओके?
फैमिली लॉयल्टी वर्सेस कंपनी लॉयल्टी, ये चीज़ भी एक है. समटाइम्स इट इज़ necessary for nepotism, लेकिन sometimes company loyalty is amongst better. Globalization of engineering, student alumni example, for example Motorola phone example, offshore IT growth, other technologies to follow. Effect on you, salary, ये कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आप जाते हैं किसी भी जगह पर तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आप देखते हैं? नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 जॉब क्वालिटी, नंबर 3 नीड फॉर ग्लोबल अवेयरनेस, नंबर 4 need for technical competence, creativity, language skills, professionalism in order to compete. ठीक है. और इसमें एक बड़ा अच्छा जो मेटाफोर है वो है द वर्ल्ड इज फ्लैट, उसको भी आप पढ़ सकते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंजीनियर्स यूनियंस, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स ऑन द क्रिएटर्स ऑफ इंजीनियर्स यूनियंस. तो अक्सर मुल्कों में जो शुड इंजीनियर्स यूनियनाइज, स्ट्राइक यूनियंस क्या होती हैं, कुछ जगहों पर अलाउड हैं. इंग्लैंड में unions are very strong. Nearly every industry, every university has unions. और वहाँ पे unions proper तरीके से for the rights of students, for the rights of engineers, for the rights of employees के लिए काम करते हैं. Doctors and lawyers have their own organizations, but do they strike? वो हमारे मुल्क में तो करते हैं, बाहर के मुल्कों में नहीं करते. What are our professional responsibilities to work even if we are not being treated fairly? Should more engineers get involved in politics and policy? ये सोचने वाली बात. ठीक है जी. तो दिस वर द टुडेज लेक्चर. आज का जो आपको वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10 है. 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने पूछे हैं आपसे. आइडेंटिफाई एडवांटेजेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. अभी जो आपसे बताया भी, अभी इसके अंदर डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उसके एडवांटेजेस क्या हैं और प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो आपने यहाँ पर थोड़े से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. डू यू बिलीव पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज शुड हैव स्वीट शॉप्स? डिस्कस इट्स प्रोज एंड कॉन्स. फ़ायदे भी हैं स्वीट शॉप्स, सारे नुकसान नहीं है. लोकल इंडस्ट्री, लोकल लोगों को, उन लोगों को मदद मिलती है जो और अदरवाइज़ क्वालिफाई नहीं करते इंडस्ट्री में काम करने के लिए. लेकिन उसके फिर नुकसान भी हैं कि वहाँ पर कोई इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई लोगों की हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जा रहा. एक डरबे में मुर्गियों की तरह सबको रख के तो काम करवाया जा रहा है. What does the phrase race to the bottom imply? ठीक है, ये तीसरा सवाल है. तो ये आपने 3 सवाल हैं, ये अपने इन योर राइट इन योर ओन वर्ड्स. थोड़ा सा इंटरनेट से भी आप देखें, लेकिन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है जी. चलें फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्कशीट. और हाँ, वो एक अनाउंसमेंट ये करनी थी कि वेडनेसडे को आपका क्विज़ है. ओके, सो प्रिपेयर फॉर द क्विज़. बड़ा जनरल सा क्विज़ है, इंजीनियरिंग इन सोसाइटी से रिलेटेड है. सो क्विज़ वैसी सारे MCQs हैं इस दफ़ा. सो होपफुली आप लोग अच्छा करेंगे. सो सी यू टुमारो ऑन ट्यूसडे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.